हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। ये सर नो। तो ऑलरेडी हम लगभग 10 क्लास हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, सप्लाई चैप्टर एंड हमारा कॉम्पोजिशन लेवी एंड मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिशन एंड मिक्स सप्लाई, ये 3 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं पहले 10 लेक्चर में। ये एक नया चैप्टर नहीं है, एक सेक्शन है, सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये सुनो डिस्कस करेंगे। बट आज के लेक्चर शुरू करने से पहले देयर आर फ्यू पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस टू ऑल ऑफ यू दैट अभी जुलाई 20 में हम पहुंच गए। लगभग जुलाई में 10 दिन बचा है हमारे हाथ में एंड जुलाई हो गया। अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर एग्जाम की महीना होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। मोटा मोटी इसके बीच में 4 महीना, ये जुलाई का 10 दिन, 4 month 10 days you have left in your hand. For that, what you should do? If you are attempting for both group, then you should almost on verge of your completion. Minimum तो 3 महीना पहले आपको क्लास खत्म करना ही चाहिए। ये 3 महीना पहले क्लास खत्म करोगे तो फायदा क्या होगी? फायदा ये होगा आप को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, आप जो क्लास कर रहे होगे तब यू आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द टीचर, टीचर के अम्ब्रेला नीचे हो, जो भी डाउट आई टीचर सॉल्व करा देंगे एंड आप सिस्टम खोल के बैठ जाओगे, क्लास कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आप जो प्रैक्टिकली रिवीजन करने के लिए बैठोगे, कितना याद है कितना याद नहीं, एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करूंगा, कैसे लिखूंगा, कैसे थ्योरी क्वेश्चन अपलोड करूंगा, कैसे प्रैक्टिकल अपलोड करूंगा, ये क्वेश्चन इफ एंड व्हाट क्वेश्चन विल आस्क your mind to you when you will do revision and hand practice question, ये चीज होगा। बट मेरा सलाह ये रहेगी मिनिमम 3 months बिफोर आपको अपना क्लास खत्म करना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप आइदर ग्रुप 1 या ग्रुप 2, बिफोर अक्टूबर मैक्सिमम, हाँ अक्टूबर मैक्स टू मैक्स अक्टूबर से पहले आपकी क्लास खत्म होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप 1 कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ग्रुप 2 इसके अंदर थोड़ा सा कम समय लगता है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। आपको अगर स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए कि स्ट्रेटेजी कैसे आप अप्रोच करना है, क्वेश्चन क्या, रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एक क्या करूंगा, एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। ये रहेगा हमारा स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसको कहने के बाद हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे, जिसका कंसेप्ट है चार्जिंग सेक्शन। चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ लो, चाहे आप जीएसटी पढ़ लो, चाहे कोई भी टैक्सेशन लॉ पढ़ लो, चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? क्या पढ़ेंगे आज हम? क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग सेक्शन। ये सुनो, चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि किस पे जीएसटी लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, लगेगा तो कितने रेट पे लगेगा एंड कैसे कलेक्ट होगा। 4 चीज बताता है चार्जिंग सेक्शन, 4 चीज बताता है। क्या क्या बताता है, क्या क्या बताएगा आपको? व्हाट टू टैक्स, किसके ऊपर टैक्स लगाओगे, व्हाट टू नॉट टैक्स, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगाओगे, समझ पा रहे हो? किसके ऊपर लगाओगे, किसके ऊपर नहीं लगाओगे, गॉट द पॉइंट। एंड रेट क्या होगी, कितने रेट पे जीएसटी, मतलब हम जीएसटी पढ़ते तो जीएसटी लगाओगे, ये चार्जिंग सेक्शन बताएगा। एंड हाउ टू कलेक्ट या ये बोल सकते हो हु विल पे, ये 4 चीज हम डिस्कस करेंगे। ये सुनो, ये 4 चीज हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट में थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूं, ठीक है। ये 4 चीज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाई टू टैक्स, कोई भी चार्जेस है। जैसे आप सेक्शन 4 पढ़ोगे इनकम टैक्स में, वो भी सेम बात बताता है कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, इंडिविजुअल हो गए तो अलग टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट हो गए तो अलग टैक्स लगेगा, फार्म हो गए तो अलग टैक्स लगेगा, अलग अलग रेट डिफाइन किया गया है। ये सुनो, वैसे ही एग्जैक्टली जीएसटी में भी बताया गया है
कि किसके किसके ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा, एंड रेट क्या होगा, हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू कलेक्ट से इसका मतलब जैसे मान लीजिए व्हाट टू टैक्स, हम यहां पे लिख सकते हैं ना, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्या लिख सकते हैं, लगेगा। किसके ऊपर नहीं लगेगा, ये रेट क्या बोलता है, रेट क्या बताएगी आपको, रेट क्या बताएगी, रेट, रेट क्या होगा है, किसने पे करेगा, किसने पे करेगा, ये चार चीज हम पढ़ेंगे। चार्जिंग सेक्शन ये चार चीज बताता है। चार्जिंग सेक्शन मतलब जैसे कोई भी टैक्सेशन लॉ, कोई भी टैक्स अमाउंट कलेक्ट करने के लिए पहले जैसे हम लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लेवी करना पड़ता है, उसके बाद आपको कलेक्ट करना पड़ता है। चार्जिंग सेक्शन दोनों बताएगा, लेवी किसके ऊपर होगा एंड कलेक्ट कैसे करोगे। कलेक्ट मतलब सर लेवी तो हम समझ गए थे लास्ट क्लास में, लेवी मतलब इम्पोज होगी, इसको उसके ऊपर इम्पोज होगी तो वो टैक्स भरेगी, उसके ऊपर इम्पोज होगी तो वो टैक्स भरेगी। सर कलेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, मेरे पॉइंट ध्यान से सुना, मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जीएसटी जमा करूंगा गवर्नमेंट के पास या फिर आप खुद करोगे, दो दो रास्ता है, क्या मैं आपसे लेके गवर्नमेंट के पास दूं या फिर आप खुद से खुद गवर्नमेंट को दे दो, दो रास्ता है। कौन सी चीज के ऊपर क्या लगेगी जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तब समझ में आएगा। तो अभी मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि चार्जिंग सेक्शन ये भी बताएगा कि जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेवी किया है, जो टैक्स कलेक्ट करेगी कैसे कलेक्ट करेगी, कौन देगा टैक्स, किसके ऊपर गवर्नमेंट जिम्मेदारी ठहराएगी, ये बंदा जाके गवर्नमेंट के अकाउंट पे जमा करके आएगी, ये बंदा जाके गवर्नमेंट के अकाउंट पे जमा करके आएगी। ये सुनो, ये बताता है चार्जिंग सेक्शन। आई होप चार्जिंग सेक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। चार्जिंग सेक्शन कोई भी पूछे चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो टैक्स लगाता है एंड टैक्स कलेक्ट भी करता है। कैसे लगेगा, क्या लगेगा, कितने पे लगेगा, वो बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक चैप्टर जो आएगी टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी क्या होता है, बहुत तरह तरह के चैप्टर आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। पर चार्जिंग सेक्शन ये बताएगा कि किस पे टैक्स लगेगी एंड किस पे लगेगी एंड किस पे नहीं लगेगी, लगेगी तो कैसे कलेक्ट होगी, लगेगी तो कैसे कलेक्ट होगी, ये चार्जिंग सेक्शन बताएगा। ये सुनो, यस। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है मैं उसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अभी लिखवा देता हूं, एंड लेक्चर शुरू करने से पहले देयर आर फ्यू एडिशनल पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर। कुछ पॉइंट जो होगा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। पहले तो हम समझ लेते हैं सीजीएसटी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या होता है, जीएसटी मतलब क्या होता है, आप लिख दोगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीज मतलब सेंट्रल, एसजीएसटी सेम एजेड रहेगा, यहां पे हो जाएगा स्टेट। यूटीजीएसटी भी है, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटोरी, जैसे इंडिया में स्टेट होता है, सेंट्रल होता है एंड यूनियन टेरिटरी होता है। यूनियन टेरिटरी आल्सो इज द पार्ट ऑफ इंडिया। देयर आर सम यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव, देयर आर सम यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव। वो क्या होता है वो हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये सुनो, यस आपको सही से याद होगा, याद नहीं होगा तो क्लास रेफर कर लीजिए एंड जो मैं नोट दिया हूं उसको रेफर कर लीजिए, ठीक है। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, बाकी चीज तो सेम रहेगा। आईजीएसटी मतलब यहां पे इंडिया नहीं होगा, इंटीग्रेटेड होगा। क्या होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आ रहा है फिर नहीं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये चीज होगी, ठीक है। सर ये चीज हमको बताओ सीजीएसटी कब लगेगी
एसजीएसटी कब लगेगी, यूटीजीएसटी कब लगेगी, आईजीएसटी कब लगेगी, ये चीज हमको एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, तब हम चैप्टर पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आए। जैसे जो भी टर्मिनोलॉजी या जो भी टर्म यूज होगी वो टर्म को पहले से समझ लेंगे, तो हम जब रेडिंग देंगे तब ताकि हमको बेहतर समझ में आ पाए, बेहतर समझ में आ पाए। ये सुनो, तो हम पढ़ते हैं सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, यूटीजीएसटी कब लगता है एंड आईजीएसटी कब लगता है। कोई भी सप्लाई होगी, आप जीएसटी में, जीएसटी किसके ऊपर लगता है, आप बताओ मेरे को, जीएसटी किसके ऊपर लगता है, सप्लाई के ऊपर। जैसे हम पढ़ के आए, सप्लाई इज द क्या, सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, जो सेक्शन 7 में डिस्कस किया गया है, जो हम डिटेल में पढ़ के आए। ये सुनो, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। एक बार सप्लाई होगी, सप्लाई में दो लोग होंगे, कोई भी सप्लाई हो रही है, कोई भी सप्लाई हो रही है, सप्लाई में हमेशा दो लोग रहेंगे, दो लोग, दो पर्सन। जो पर्सन की डेफिनेशन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 84 में हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन में कौन कौन आएंगे, पर्सन में कौन कौन आएंगे, इंडिविजुअल भी आएगी, एचयूएफ आएगी, एओपी भी आएगी, बीओआई भी आएगी, एजेपी भी आएगी, कंपनी भी आएगी, एलएलपी भी आएगी, फार्म भी आएगी, ट्रस्ट भी आएगी, और क्लब एसोसिएशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह हो गए वो पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। ये सुनो, ये तो आप लोगों को क्लियर है, ये तो आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना, ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। कोई भी सप्लाई होगी, कोई भी सप्लाई हो रहा है, वहां पे दो पार्टी रहेंगे, दो पर्सन रहेंगे, अभी के लिए दो लोग रहेंगे, दो लोग मतलब पर्सन जो सप्लाई करेगी। जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, तो मैं बेच रहा हूं, जीएसटी में उसको बोलते हैं, आप बोलचाल में क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं, पर जीएसटी में उसको बोलते हैं सप्लायर, जीएसटी में उसको बोलते हैं सप्लायर। रिस्क एंड, और एक हम आम चाल में क्या बोलते हैं, जनरल हम क्या बोलते हैं, बायर। एक होता है सेलर, एक होता है बायर, ये सर नो। बट जीएसटी में उसको बोला जाएगा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रेसिपिएंट। स्पेलिंग गलत हो रहा है तो मेरे को थोड़ा सा माफ करिए, क्योंकि मेरा स्पेलिंग में इशू होता है। क्या कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, एक हो गया सप्लायर, एक हो गया रेसिपिएंट, एक हो गया सप्लायर, एक हो गया रेसिपिएंट, ये सर नो, रेसिपिएंट। सप्लायर किसको बोलते हैं, हु सेल्स या फिर एक्सचेंज या फिर बार्टर, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल। ये जो 8 चीज हम पढ़े थे, ये जो 8 चीज हम पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, सेल्स, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल एंड ट्रांसफर एंड डिस्पोजल। ये कुल मिला के हम 8 चीज पढ़े थे। इसको जो एग्जीक्यूट करेगी, जो मतलब स्टार्ट करेगी, जैसे मैं कोई आप सामान बेच रहा हूं, तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं सेल्स कर रहा हूं आपको, उसको बोलेंगे सप्लायर। जो बेचता है, जो सर्विस देता है, जो सामान बेचता है, उसको बोलेंगे सप्लायर इन द जीएसटी। जीएसटी में सेलर नहीं होता है, जीएसटी में सप्लायर होता है। आप आम जाल में बोलोगे सेलर, बट जीएसटी में जब सेलर की बात आएगी आप बोलोगे सप्लायर। सप्लायर को भी डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है, रेसिपिएंट को भी डिफाइन किया गया है। सप्लायर द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ। क्या क्या लिखा गया है सप्लायर के डेफिनेशन में, क्या, सप्लायर इज द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लायर एक ऐसा बंदा है जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ करता है, इसको बोलेंगे सप्लायर।
रेसिपिएंट किसको बोलेंगे? रेसिपिएंट किसको बोलेंगे? रेसिपिएंट को बोले अभी तो थोड़ा रेसिपिएंट मतलब अभी के लिए समझिए, रेसिपिएंट में दो तीन पॉइंट है। इफ देयर इज इन्वॉल्व इन द कंसीडरेशन, हु इज पेइंग कंसीडरेशन, दैट पर्सन विल बी treated as the recipient, treated as the recipient. If there is no consideration, सर क्या नो कंसीडरेशन है उसको सप्लाई मानेंगे क्या? जहां पे नो कंसीडरेशन है उसको सप्लाई मानेंगे क्या? ऑब्वियसली आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रीड विद शेड्यूल 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रीड विद शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो हम चार चीज पढ़े थे, PRA आईएसओ में रिवाइज करना चाहूंगा। परमानेंट ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटी हैज बीन क्लेम्ड। आर मतलब रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी ट्रांजैक्शन। ए मतलब एजेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट भी आएगी। देन द इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड और द एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये चार चीज होगी तो वहां पे सप्लाई भी नहीं होगी, तो अब भी हम मानेंगे उसको, वहां पर कंसीडरेशन नहीं होगी, फिर भी उसको सप्लाई मानते हुए हम चलेंगे, हम चलेंगे। ये सुनो, ये चीज हम पढ़े थे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको सारा चीज रिवाइज करूंगा, जहां पे भी कनेक्ट होगी लिंकेज करने के लिए ऑप्शन आएगी, मैं आपको लिंकेज करा के दूंगा कि ये चीज हम वही क्लास में पढ़े थे, ठीक है। ये चीज, इस चीज में कोई भी इशू नहीं होगी। रिसिपिएंट में अभी आप समझ लीजिए जो बंदा एक्चुअली पे करता है, टेक्निकल पे जाएंगे तो वहां पे होता है, आपको तो क्वेश्चन पूछ रहा है कंसीडरेशन, नो कंसीडरेशन। कंसीडरेशन है तो द पर्सन हु पे कंसीडरेशन, द पर्सन हु पे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन नहीं है तो हु एक्चुअली रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये चीज पढ़े थे। सप्लाई तो मान लीजिए, सप्लाई इज द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। रेसिपिएंट किसको बोलेंगे? रेसिपिएंट बोलेंगे इफ देयर इज कंसीडरेशन, वहां पे कंसीडरेशन है, जो भी आप ट्रांजैक्शन जो भी सप्लाई कर रहे हो वहां पे रेसिपिएंट, वहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। इफ द कंसीडरेशन इज इन्वॉल्व, देन जो बंदा कंसीडरेशन पे कर रहा है, उसको बोलेंगे हम रेसिपिएंट। इफ देयर इज नो कंसीडरेशन, जो शेड्यूल 1 में चार ट्रांजैक्शन बात किए थे, परमानेंट PRAI जो चार ट्रांजैक्शन बात किए थे, वहां पे कंसीडरेशन नहीं है। If there is no consideration, then the person who actually received the goods या फिर received the services, उसको मानेंगे रेसिपिएंट। ये सुनो, उसको मानेंगे रेसिपिएंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्या पढ़े? चार्जिंग सेक्शन पढ़े। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? व्हाट टू टैक्स, किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, किसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो रेट क्या होगा, एंड कलेक्ट लगाएंगे तो कलेक्ट करना होगा तो कौन कलेक्ट करेगा, या पे करना होगा तो कौन पे करेगा। आइदर सप्लाई पे करेगा या फिर रिसिपिएंट पे करेगा, सप्लायर पे करेगा या फिर रिसिपिएंट पे करेगा, वो चार्जिंग सेक्शन डिसाइड करेगी, करेक्ट, वो चार्जिंग सेक्शन डिसाइड करेगी। इसके बाद हम समझे जो भी कोई भी सप्लाई होता है वहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। सप्लायर इज द पर्सन, क्या बोला मैं, सप्लायर इज द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ कर रहा है उसको हम सप्लायर बोलते हुए चलेंगे। जीएसटी में सेलर नहीं होता है, बायर नहीं होता है, सप्लायर होते हैं, रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट किसको बोलेंगे? बोलो रेसिपिएंट किसको बोलेंगे? इफ देयर इज कंसीडरेशन, जैसे मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, मान लीजिए 500 रुपीज, आई हैव सेल दिस वॉच 500 रुपीज टू यू, there is a consideration. Suppose you are not receiving the goods, you gift it to your mother. I am directly sending this watch to your mother. So your mother is receiving the goods, but the consideration is paying by you. आप consideration पे कर रहे हो तो आप माने जाओगे सब recipient. Even though your mother is receiving the goods, your mother is receiving this घड़ी, this watch, but you will be treated as the recipient, क्योंकि
क्योंकि यू आर पेइंग द जीएसटी, यू आर पेइंग द कंसिडरेशन, यू आर पेइंग द कंसिडरेशन। इफ देयर इज द कंसिडरेशन, जो बंदा कंसिडरेशन पे करते हैं उसको मानेंगे हम रेसिपिएंट। मान लीजिए आप मेरे भाई हो, आप मेरा रिलेटेड पर्सन हो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मेरे बिजनेस के एक घड़ी था, मैं उसको उठा के आपको बेच दिया, इसको उठा के आपको बेच दिया, बट आप खुद के लिए नहीं मंगा रहे हो। मान लीजिए आप कोई दोस्त के लिए मंगा रहे हो, मान लीजिए आप कोई दोस्त के लिए मंगा रहे हो, वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। जो बंदा रिसीव कर रहा है, जो बंदा रिसीव कर रहा है, वो माना जाएगा रेसिपिएंट, वो माना जाएगा रेसिपिएंट। इन दिस केस योर फ्रेंड विल बी ट्रीटेड एज द रेसिपिएंट। कंक्लूजन ये हो गया, इफ देयर इज अ रेसिपिएंट, then the person who will pay the consideration, that person will be treated as recipient. अगर वहां पे consideration involved नहीं है, then the person who is actually receiving the goods, actually receiving the services, that person will considered as recipient. Yes or no? यहां तक आप क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है। हम ये सप्लायर एंड रिसिपिएंट की डेफिनेशन कहां शुरू किए थे? हम समझने में निकल पड़े थे सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी कब लगता है एंड आईजीएसटी कब लगता है। सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, यूटीजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है। इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमेशा ये बोलना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सीए में इंटर पढ़ के या फिर प्रोफेशनल स्टूडेंट होके गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स बोलोगे तो आपको ये शोभा नहीं देता है। आप हमेशा क्या बोलना, जीएसटी बोलना या फिर फुल फॉर्म बोल रहे हो तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये चीज हमेशा दिमाग में रखते हुए चलना, दिमाग में रखते हुए चलना। ठीक है, ये हम मीनिंग समझने के लिए निकल पड़े थे। सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा एंड आईजीएसटी कब लगेगा एंड यूटीजीएसटी कब लगेगा, ये चीज हम समझेंगे। हम मीनिंग समझ लिए सप्लायर एंड रिसिपिएंट, हम मीनिंग समझ लिए सप्लायर एंड रिसिपिएंट की मीनिंग हम समझ लिए। ठीक है, सीजीएसटी बात करो या फिर एसजीएसटी की बात करो या फिर यूटीजीएसटी की बात करो, ये तीनों चीज की कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है। इफ सप्लायर एंड recipient are in the same state or union territory, then it will be considered as intra-state सप्लाई। यहीं से रुक जाइए, यहीं से मैं आपको रुकवाना चाहूंगा ये चीज समझने के लिए। ये चीज समझने के लिए इंट्रास्टेट सप्लाई, क्या आप समझेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई? तो इसका मतलब ये हो गया इंट्रास्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी, एजीएसटी, यूटीजीएसटी लगेगी। क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िए। इफ द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट, सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर इन द सेम स्टेट, आर इन द सेम स्टेट। इफ द सप्लायर, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हो, मैं कोलकाता में बैठा हूँ, मैं कोलकाता से आपको कोई सर्विस भेज रहा हूँ या फिर गुड्स भेज रहा हूँ या फिर टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ या फिर कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। मैं हो गया कहां से, कहां से? मैं हो गया वेस्ट बंगाल से, बंगाल से। आप कहां से हो गए? आप हो गए दिल्ली से, आप हो गए दिल्ली से। तो सप्लायर हो गया कोलकाता से, रेसिपिएंट हो गया दिल्ली से, बट बोथ आर सिचुएटेड इन द डिफरेंट स्टेट। दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव, ये दोनों हो गए डिफरेंट स्टेट। तो यहां पे माना जाएगा क्या, इंटर स्टेट, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट इंटर स्टेट की बात करें, मैं हो गया कोलकाता से, मैं कोलकाता से एक शहर से कोलकाता की दूसरे शहर पे मैं माल भेज रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता से मैं कोलकाता से बड़ा बाजार एक मार्केट होता है, वहां से माल भेज रहा हूँ, वहां माल भेज रहा हूँ, सेम स्टेट माल भेज रहा हूँ।
एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट माल भेज रहा हूँ, एक सिटी से दूसरी सिटी से माल भेज रहा हूँ, क्या क्या हो गया, क्या क्या मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, इंट्रास्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेम स्टेट पे आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत कर रहे हो। और ये भी बोल सकते हो सेम स्टेट हो गया तो सेम सिटी भी होगा, सेम सिटी हो गया तो सेम लोकेलिटी भी होगा, क्योंकि स्टेट हो गया बॉर्डर, उसमें सिटी, एक सिटी स्टेट सेम हो गया, एक सिटी से दूसरी सिटी दे रहे हो, अभी एक विलेज से दूसरा विलेज दे रहे हो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट दे रहे हो, पूरे स्टेट के अंदर आ रहा है ना। हम यहाँ पे बाइफर्केशन का क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया स्टेट है, ना कि डिस्ट्रिक्ट है ना कि सिटी है, स्टेट है। इफ दैट इज द सेम स्टेट इट विल बी कवर्ड अंडर द इंट्रास्टेट सप्लाई, कवर्ड अंडर द इंट्रास्टेट सप्लाई। इफ जैसे हमने एग्जांपल दिया, कोलकाता से मैं माल भेज रहा हूँ दिल्ली वालों को, वो हो जाएगा इंटरस्टेट। इंटरस्टेट जैसे आप इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटर मतलब क्या हो गया, इंटर में इंटर कॉलेज मैच, इंटर कॉलेज मैच क्या हो गया, कॉलेज के बीच में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज। इंटरस्टेट, यहाँ तो स्टेट तो कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे स्टेट मार्क करोगे तो ये पे बाइफर्केशन क्राइटेरिया क्या हो गया, स्टेट हो गया। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इंट्रा यहाँ पे लिखा है इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब सेम स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। आई होप यू गॉट दिस क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना। ये हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कब लगेगा, इफ द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट, इफ द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के एग्जांपल देते हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सप्लायर, सप्लायर कोलकाता, रेसिपिएंट कोलकाता, कोलकाता। तो यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे क्या लगेगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेंट्रल की जैसे जो भी जीएसटी अमाउंट कलेक्ट होगी वो आधा आधा में डिवाइड किया जाए। जैसे हम जीएसटी पढ़े थे, जीएसटी क्यों लेके लेके आए थे, रीजन क्या था, रीजन क्या था, जब स्टेट वाले मांग कर रहे थे कि हम जीएसटी नहीं लाने देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोला था कि जो भी जीएसटी में कलेक्ट होगी मैं आपको आधा दूंगा, मैं आधा रखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा भी जीएसटी जो कलेक्ट होगी मैं रख लूंगा, आपकी जो जीएसटी कलेक्ट होगी आपके खाते में जाएगी, डायरेक्ट आपके खाते में जाएगी। एसजीएसटी कलेक्ट होगी तो एसजीएसटी डायरेक्ट मेरे खाते में आएगी, डायरेक्ट मेरे खाते में आएगी। ये हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी। जैसे मान लीजिए मैं भेज रहा हूं दिल्ली से अंडमान निकोबार आइसलैंड, दिल्ली से अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ पे लगेगी क्या, सीजीएसटी। सेंट्रल की पोर्शन तो सेंट्रल लेगी, सीजीएसटी। यहाँ पे एसजीएसटी की जगह क्या होगी, यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी। सेंट्रल की जगह क्या होगी, यूटीजीएसटी लगेगी। ये सुनो, क्योंकि अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। तो यहाँ पे एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगेगी। जहां पे भी कोई यूनियन टेरिटरी आ गया विदाउट लेजिस्लेटिव वाला, यूनियन टेरिटरी आ गया विदाउट लेजिस्लेटिव वाला, तो वहां पे क्या लगते हुए चलेगी, यूटीजीएसटी जाएगी। सेम तो मीनिंग तो सेम रहेगी, बट एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी हो जाएगी, एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी होगी। तो हम समझ लिए इंट्रास्टेट सप्लाई किसको बोलेंगे, जहां पे सप्लायर एंड द रेसिपिएंट, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन द सेम स्टेट, उसको बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई एज इट इज बोलेंगे जहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन द डिफरेंट स्टेट, उसको मैं लिखना चाहूंगा। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये सुन लो, ये सुन लो, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगी, आईजीएसटी कब लगेगी, व्हेन, ध्यान से पढ़ते रहना, व्हेन
supplier and recipient are in two different states. It will be treated as क्या मार्क कर रहा हूं, interstate supply. Hence IGST will be levied. Yes or no? Yes or no? तो IGST कब लगेगी, जहां पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन द टू डिफरेंट स्टेट. जो रेड कलर में लिखा हूं, टू डिफरेंट स्टेट, ये चीज को मार्क करना. टू डिफरेंट स्टेट, दोनों द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर सिचुएटेड इन द टू डिफरेंट स्टेट, दो देन इसको बोला जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई. तो आईजीएसटी लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा. एग्जाम्पल देना चाहूंगा. एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए ये सप्लायर, ये हो गया रेसिपिएंट. मान लीजिए डेली, क्या डेली का स्पेलिंग यार, क्या हो गया, डेली एंड रिसिपिएंट बैठा है मुंबई पे. यहाँ भी बात कर लो भुवनेश्वर या फिर ये कोची, मतलब केरला. ये हो गया चेन्नई, ये हो गया कर्नाटक या फिर बैंगलोर. इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन टू डिफरेंट स्टेट. ये एग्जांपल बात कर लीजिए. यहाँ पे सप्लायर है दिल्ली में बैठा हुआ है, रिसिपिएंट है मुंबई में. यहाँ पे सप्लायर भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में, कोची मतलब केरला में रिसिपिएंट है, चेन्नई मतलब तमिलनाडु में है सप्लायर, एंड कर्नाटक में है रिसिपिएंट. यहाँ पे देख लीजिए सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर बोथ आर इन टू डिफरेंट स्टेट. ये माना जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई एंड इट विल बी treated and the IGST will be charged. So IGST will be charged. The rate will be same. Rate will be same. Rate will be same. In case of CGST, मान लीजिए GST rate 18%, GST rate 18%, CGST will be 9%, SGST will be 9%. रेट सेम रहेगी. आप कोई भी चीज मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंटरस्टेट में अलग रेट, इंटरस्टेट में अलग रेट. रेट सेम रहेगी, बट इंटरस्टेट होगी तो सीजीएसटी का आधा, एसजीएसटी का आधा. मान लीजिए रेट है 18%, तो सीजीएसटी 9% चार्ज होगी, एसजीएसटी 9% आएगी. सेम केस में मान लीजिए आईजीएसटी हो रहा है, आईजीएसटी हो रहा है, तो रेट मान लीजिए 18%, तो एंटायर 18% विल बी चार्ज एज आईजीएसटी. एंटायर 18% विल बी चार्ज एज आईजीएसटी. मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है फिर नहीं, हाँ या ना, समझ में आ रहा है. सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो रेट आधा हो जाएगा. 18% रेट होगी तो 9%, 12% रेट होगी तो 6%, 5% रेट होगी तो 2.5%, 40% रेट होगी तो 20%, 28% रेट होगी तो 14%. रेट, ये रेट होते हुए चलेगी. इन केस ऑफ इंटरस्टेट जहां पे सिर्फ आईजीएसटी लगेगी, वहां पे फुल रेट लगेगा. मतलब 20% होगा तो आईजीएसटी 28% लगेगा. क्या आईजीएसटी जो 28% जा रहा है, क्या टोटल अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी? नहीं. जैसे हम जीएसटी का बेस समझे थे, जीएसटी में ये है कि जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, स्टेट को आधा देगी. जो भी कंजम्पशन वाला टैक्स, ये सिंस जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. जो स्टेट में कंजम्पशन होगी या जो स्टेट में बंदा सर्विस लेगी, जहां पे कंज्यूम एक्चुअली हो रही है, उस स्टेट पे जीएसटी जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, नॉट द ओरिजिन बेस्ड टैक्स. यस और नो, नॉट द ओरिजिन बेस्ड टैक्स. सिंस इट इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कलेक्ट करेगी, मान लीजिए 100 रुपया का सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट कर रहा है, 50 रुपया खुद के पास रखेगी, 50 रुपया स्टेट को देगी. 50 रुपया खुद के पास, ये देगी स्टेट को देगी. खुद के पास 50 रुपया रखेगी, स्टेट जितना भी कलेक्ट करेगी आधा खुद के पास रखेगी, आधा जो भी कंजम्पशन स्टेट होगी
एक्चुअल जहां पे सर्विस यूटिलाइज हुआ है या फिर गुड्स यूज हुआ है उसी स्टेट को आधा जीएसटी दे देगी, आधा जीएसटी दे देगी। इसके लिए एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है, सेटलमेंट मैकेनिज्म जीएसटी काउंसिल के तहत बनाया गया था। जो जीएसटी काउंसिल का वन ऑफ द फंक्शन है सेटलमेंट मैकेनिज्म। सेटलमेंट मैकेनिज्म ऐसा है कि जीएसटी में जो अमाउंट कलेक्ट कर रहा है तो सेंट्रल कैसे स्टेट को देगी उस मैकेनिज्म में लिखा गया है, वो मैकेनिज्म लिखा है, वो मैकेनिज्म सेट किया गया है कि सेंट्रल के पास इतना पैसा आएगी, ऑटोमेटिक इतना स्टेट के पास चली जाएगी जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। बट यहाँ पे कुछ मैंने आपको गलत पढ़ाया, यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग आपको मैंने कुछ गलत पढ़ाया। सब गलत क्या है मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ, आप तो अभी समझ नहीं पाओगे बट बाद में समझ आओगे। ये जो रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट एक्चुअली लॉ में रिसिपिएंट लिखा नहीं गया है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वो लिखा है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो गया, if the supplier and place of supply are in the same state then intrastate होगी, if the supplier and place of supply are in the different state तो इंटरस्टेट होगी। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई की मीनिंग हम समझ लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी सप्लाई के अगेंस्ट में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगी अभी हम पढ़े नहीं है, तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई को रिप्लेस किया मैंने रिसिपिएंट में। रिसिपिएंट अभी समझ के चलिए, जब हम एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लेंगे आपसे खुद से खुद आप एकदम एक्सपर्ट बन गए होगे प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ते पढ़ते। आप जब प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर टच करने लग जाओगे तो आप जिसमें आधा एक्सपर्ट बन गए होंगे, तब आपको ये समझने का समझाने की जरूरत नहीं होगी सप्लायर क्या हो गया, रेसिपिएंट क्या हो गया, इंटरेस्ट क्या है। आप रूम एकदम बैठ गई होगी, तो उस टाइम समझाने की कोई जरूरत नहीं बनेगी। तो अभी के लिए समझ लीजिए जहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट द सेम स्टेट, इंटरस्टेट, इन डिफरेंट स्टेट द इंटरस्टेट, ये चीज हम पढ़ लिया। ठीक है, मोटा मोटी आज के लेक्चर में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, चार्जिंग सेक्शन क्या हो गया ये पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, चार्जिंग सेक्शन क्या हो गया ये पढ़ लिए, सप्लायर क्या किसको बोलते हैं, जो सप्लाई करता है सप्लायर गुड्स और सर्विस अगर बोथ करता है, रेसिपिएंट की कौन होता है उसको बोलिए, इफ द कंसीडरेशन इज इन्वॉल्व, अगर वहां पे कंसीडरेशन है जो बंदा कंसीडरेशन पे कर रहा है उसको रेसिपिएंट बोलेंगे। अगर तो वहां पे कंसीडरेशन नहीं है, विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर किया जा रहा है, जो बंदा एक्चुअली गुड्स रिसीव कर रहा है या फिर जो बंदा एक्चुअली सर्विस ले रही है उसको हम रेसिपिएंट मानते हुए चलेंगे। ये चीज पढ़ लिए। उसके बाद पढ़े सीजीएसटी कब लगेगी, एसजीएसटी कब लगेगी, यूटीजीएसटी कब लगेगी एंड आईजीएसटी कब लगेगी। ये सारा चीज हम आज के लेक्चर में पढ़ लिए। इसके बाद हम रीडिंग करेंगे एंड आपको चार्जिंग सेक्शन क्या क्या लिखा है, चार्जिंग सेक्शन मतलब सेक्शन 9, जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9, डीटी पढ़ोगे तो चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 होता है, जीएसटी का सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर सीजीएसटी, 5 फॉर आईजीएसटी। अभी हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी, हमारा सिलेबस में सीजीएसटी कवर है। सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, लगभग 95%, 99, 97% कंसेप्ट इज द सेम। थोड़ा बहुत मतलब मॉडिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सुटेबल चेंजेस। सीजीएसटी पढ़ रहे हो या फिर कोई भी जीएसटी, उड़ीसा जीएसटी, वेस्ट बंगाल जीएसटी, दिल्ली जीएसटी, मुंबई जीएसटी, तमिलनाडु एसजीएसटी, कर्नाटक एसजीएसटी, कोई भी एसजीएसटी पढ़ लो, लगभग 99% कानून सेम ही है। तो 99% कानून सेम ही है। ठीक है, ये सुन लो, समझ में आ रहा है। चलो हम इतना समझने के बाद एक बार रीडिंग दे देते हैं। इतना समझने के बाद हम एक बार रीडिंग दे देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए, ये चैप्टर हम आगे फॉरवर्ड कर पाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। बोर्ड लीड द ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रेड इन ए कंट्री आइदर एग्जीक्यूटेड विद इन द स्टेट, आइदर विद इन द स्टेट होगी, इंटरस्टेट और विद अनदर स्टेट मतलब इंटरस्टेट, जैसे हमने आपको बताया। क्योंकि ये बता दिया ऑलरेडी तो आपको समझने में इजी हो रही होगी, क्योंकि आप इंटरस्टेट का मीनिंग पता है आपको, इंटरस्टेट का मीनिंग आप समझ चुके हो, तो आपको जो पढ़ोगे तो खुद से खुद समझ में आ जाएगी कि आप क्या बोलना चाह रहा है, एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो अब मैं समझाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं रीडिंग दे देता हूँ ताकि कोई भी डिफिकल्ट आए तो मैं वहां पे समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, इन जीएसटी आइडेंटिफाइंग ए ट्रांजैक्शन एज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट होल्ड्स और ट्रेमेंडस इंपोर्टेंस गोइंग टू डेबिट। तो मैं ये बोल रहा है कि इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट चूज करना जरूरी है, क्योंकि इंटरस्टेट होगी तो सीजीएसटी लगेगी, इंटरस्टेट होगी तो आईजीएसटी लगेगी। तो जो सप्लाई करेगी, जो इनवॉइस देगा, एक्सक्यूज मी,
जो सप्लाई कर रहे हैं, जो इनवॉइस देगा वहां पे सीजीएसटी लगाएगा या सीजीएसटी एजीएसटी लगाएगा या फिर आईजीएसटी लगाएगा, वो तभी ना चूज कर पाएगा ये इंटरस्टेट सप्लाई या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है। तो इसलिए चूज करना बहुत ही क्रूशियल बन जाता है, बहुत ही क्रूशियल बन जाता है। ये सुनो, यस। तो मैंने आपको यहाँ पे प्री जीएसटी में क्या हो रहा था, मैं आपको एक बार समझाने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश किया हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सेम स्टेट में सेल करोगे तो वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वेट लगता था। इंटर स्टेट में सेल करोगे तो सीएसटी लगता था, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में बहुत भलेवादी पढ़ चुके हैं। प्रोविजन ऑफ सर्विस में आप सर्विस टैक्स लगती थी, सर्विस बेचोगे तो सर्विस टैक्स लगते हुए चलता है फ्री टैक्स रेजिम में। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, फ्री टैक्स रेजिम में ये चल रहा था। अभी तो हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। जीएसटी में एक्चुअली क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इसका भी मैंने लिख दिया हूं। ए ट्रांजैक्शन वेयर बोथ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां देखो प्लेस ऑफ सप्लाई, जो मैंने बोल रहा था आपको गलत पढ़ाया हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अभी के लिए मान लीजिए रेसिपिएंट, अभी के लिए इसको समझ के चलिए, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हम प्लेस ऑफ सप्लाई हम अभी पढ़े नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई हम पढ़े नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तब आपको खुद से कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत बाद में आएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई आप समझ गए होंगे तो मतलब इंटर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस समय पे, आप उस समय पे एक्सपर्ट हो गए होंगे इस चीज पे, ठीक है। रिसिपिएंट, मान लीजिए सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर विद इन द सेम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है तो उसको इंट्रास्टेट सप्लाई बोलेंगे। इंटरस्टेट किसको बोलेंगे, ए ट्रांजैक्शन वेयर बोथ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर लोकेटेड आर इन द डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसको हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हुए चलेंगे जीएसटी में, ठीक है। जीएसटी में क्या बोलते हैं, सप्लायर एंड रिसिपिएंट, नॉट द बायर एंड सेलर्स, सप्लायर एंड द रिसिपिएंट, ठीक है, ठीक है। ये चीज हम समझते हुए चलेंगे। मैं जो एग्जाम्पल आप मैंने लिख के दिया, ये बुक्स में भी वो एग्जाम्पल दे दिया हूं, बुक्स में भी एग्जाम्पल दे दिया हूं। ये हो गया सप्लायर, सप्लायर क्या हो रहा है, ये हो गया सप्लायर। एरो एरो वहां पे दिया गया, मतलब जिसको जाता है प्रोडक्ट, जिसको सर्विस जाता है वो रिसिपिएंट माना जाता है। ये एरो देखो, एरो नोटिस करो, ठीक है। सप्लायर के घर कहाँ पे है, उड़ीसा पे। जो कंपनी अभी जो बंदा को दे रहा है, ये में भी इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, ओबीबीओ, एजेपी कंपनी, कॉर्पोरेट ट्रस्ट सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोई भी हो सकता है, जो सेक्शन 2/84 में बात किए हैं। जो रिसिपिएंट है दैट आल्सो इन द सेम स्टेट, दैट आल्सो इन द सेम स्टेट, मतलब ये उड़ीसा में हो गया, ये भी उड़ीसा में हो गया। तो इससे नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इंटरस्टेट। नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इंटरस्टेट। टैक्सेस क्या लगेगी, सीजीएसटी एसजीएसटी, जो हम डिस्कस करके आए, सीजीएसटी एसजीएसटी लगते हुए चलेगी। और एक एग्जांपल दूसरा आईजीएसटी के, उड़ीसा में है सप्लायर, उड़ीसा में है सप्लायर, एरो रिसिपिएंट कहां पे, दिल्ली पे, दिल्ली में है रिसिपिएंट। नेचर ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट, नेचर ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, इंटरस्टेट। क्या लग जाएगी, आईजीएसटी। इंटरस्टेट होगी तो आईजीएसटी लगते हुए चलेगी, ठीक। ये तो हो गया हमारा जीएसटी लगेगी, जीएसटी लगेगी। एक बार जीएसटी लग गया, सीजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, एसजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा। यहाँ पे स्टेट का भी हिस्सा है, सेंट्रल का भी हिस्सा है। आईजीएसटी में स्टेट का हिस्सा भी है, सेंट्रल का हिस्सा भी। आईजीएसटी दो पार्ट होता है, एक होता है सेंट्रल का, एक होता है स्टेट का। कलेक्ट करेगी सेंट्रल, बट अपने पास आधा रखेगी, स्टेट को आधा दे देगी। तो यही हम समझेंगे, जो सीजीएसटी कलेक्ट करना होगा, एसजीएसटी कलेक्ट करना होगा, फिर आईजीएसटी कलेक्ट करना होगा, कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट कौन करेगा। लेवी तो कर लिए, सेंट्रल सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रहा है, एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रहा है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रहा है, कलेक्ट कौन करेगा, सीजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, लेविड एंड कलेक्टेड। यहाँ देखो कलेक्टेड, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लेविड करेगा एंड कलेक्टिव करेगा। लेवी एंड कलेक्ट दोनों कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ सीजीएसटी, यस और नो। एसजीएसटी में लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेवी एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी में क्या होगी, लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सीजी, लेवी सीजी करेगी, कलेक्टेड सीजी करेगी, बट लेटर डिस्ट्रीब्यूट टू डेस्टिनेशन स्टेट, मतलब
डेस्टिनेशन, मान लीजिए यहाँ ये वाला एग्जाम में डेस्टिनेशन टेस्ट कौन, डेस्टिनेशन बेस्ट स्टेट कौन सा है, दिल्ली है। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगी, इस एग्जाम्पल में उड़ीसा गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करेगी, सॉरी उड़ीसा गवर्नमेंट नहीं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करके जो भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगी, मान लीजिए यहाँ पे वो 100 रुपया जीएसटी अमाउंट कलेक्ट किया है आईजीएसटी, 50 रुपया अपने पास रखेगी, 50 रुपया दिल्ली को दे देगी। बाय वे ऑफ सेटलमेंट, बाय वे ऑफ सेटलमेंट मैकेनिज्म। आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, एक बार बताओ, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। सीजीएसटी कलेक्ट करने की बात आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एसजीएसटी कलेक्ट करने की बात आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, आईजीएसटी कलेक्ट करने की बात आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, चार्ज लेवी भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बट कलेक्ट करने के बाद जो स्टेट का हिस्सा है, जो 50% स्टेट का हिस्सा है, जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब स्टेट है, जो भी डेस्टिनेशन टैक्स स्टेट है, उसको 50% जीएसटी देते हुए चलेगा सेंट्रल, इन केस ऑफ आईजीएसटी, इन केस ऑफ आईजीएसटी। सीजीएसटी में तो स्टेट के हिस्सा स्टेट के पास आ जा रहा है, सेंट्रल के हिस्सा सेंट्रल के पास आ रहा है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने का। आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत होता है, जिसको किसके तहत डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मैकेनिज्म के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बार चार्जिंग सेक्शन हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन एक बार पढ़ते हैं। चार्जिंग सेक्शन एक बार पढ़ते हैं। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। सर फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है, इसको भी पढ़ने से पहले और एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, ताकि ये चीज आप जो पढ़ोगे तो मेरा जरूरत नहीं होगी, आप खुद पढ़ लोगे, जो भी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ आप उसको समझ लोगे, तो आप खुद से खुद समझ लोगे। जहां पे भी थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, जहां पे भी थोड़ा टेक्निकलिटी आएगी, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, मैं तो रीडिंग कराऊंगा। ये सुन लो, फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे एक बार देख लीजिए, रिवर्स चार्ज। सर इसका मीनिंग क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम पढ़े क्या पढ़े, हम लेवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये चीज हम पढ़ लिए। कलेक्ट कौन करेगी, हम सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एंड यूटीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, क्योंकि यूटीजीएसटी में कोई सरकार नहीं होता है। यूटीजीएसटी का जो भी डेवलपमेंट एंड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सेंटर के पास रहता है। जो यूटीजीएसटी विदाउट लेजिस्लेचर वाला है, उसके सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो भी अमाउंट कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ये सुनो, यस। बट जो हम पढ़े सप्लायर एंड रेसिपिएंट, सप्लाई में दो बंदे होते हैं, एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। सप्लायर सेल्स कर रही है, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रही है, रेसिपिएंट कंसीडरेशन पे कर रहा है, बट जीएसटी कौन देगा गवर्नमेंट को जाके, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कलेक्ट करेगी, सीजीएसटी के सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद नहीं जाएगी घर पे, अरे भाई मेरा जीएसटी दे दे, अरे भाई मेरा जीएसटी दे दे। नरेंद्र मोदी तो नहीं जाएंगे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी जी तो नहीं जाएंगे कलेक्ट करने के लिए ओडिशा के जीएसटी, अरे पहले एसजीएसटी दे दीजिए। ये सुनो, खुद नहीं आएंगे कलेक्ट करने के लिए, तो किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। दो पार्टी है, सप्लायर है, रेसिपिएंट है, किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? किसी एक को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा।
जैसे इनकम टैक्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम पढ़े थे जीएसटी में, जीएसटी डिस्चार्ज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सप्लायर, ज्यादातर कैसे सप्लायर डिस्चार्ज करता है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का एग्जांपल दे रहा था, इनकम टैक्स आपके ऊपर इनकम टैक्स लग गया, इनकम टैक्स आप खुद दोगे, खुद जाके इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देके आओगे, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, ये सुन लो। बट इनकम टैक्स में आप अकेला होगे, एक ही बंदे होगे, आप इनकम कमा रहे हो, आप इनकम टैक्स दोगे। बट सप्लाई में दो बंदे इंक्लूड है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। कौन कौन इंक्लूड हो गए? सप्लायर एंड रेसिपिएंट। आइदर सप्लायर देगी या फिर रिसिपिएंट देगी, सप्लायर देगी या फिर रिसिपिएंट देगी। ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी पेमेंट्स आइदर सप्लायर देगी या फिर रेसिपिएंट देगी, सप्लायर देगी या फिर रेसिपिएंट देगी, ये सुनो। अगर सप्लायर दे रहा है उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अगर रेसिपिएंट दे रही है अगर रेसिपिएंट दे रही है उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हम समझे सप्लायर में दो पार्टी होते हैं, सप्लायर में दो पार्टी होते हैं, एक हो गया सप्लायर, एक हो गया रेसिपिएंट। जब हम जीएसटी इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़े थे तो हम ये समझे थे जीएसटी लाने का ये मतलब यही है कि गवर्नमेंट तो जाके एक एक कलेक्ट नहीं कर पाएगी, एक एक कलेक्ट नहीं कर पाएगी, उसको रजिस्ट्रेशन कंसेप्ट लेके आए। रजिस्ट्रेशन कंसेप्ट मतलब ये हो गया जो भी सेलर है वो जाके पे करेगी, क्योंकि रेसिपिएंट से जाके मतलब 140 करोड़ पीपल है, 140 करोड़ जनता है, तो किसके पास जाके कलेक्ट करेगी? 130 करोड़ पीपल इज देयर। उतना तो वेंडर है नहीं, उतना तो सप्लायर है नहीं। सप्लायर कुछ चुनिंदा 1 करोड़ से होंगे, मैक्सिमम 50 लाख होंगे, मैक्सिमम 1 करोड़ होंगे, मैक्सिमम 1 करोड़ तो ज्यादा ही हो गया, मैक्सिमम 50 लाख, मैक्सिमम 20 लाख ही होगा। सप्लायर तो कम है, जैसे आपके स्ट्रीट में दुकानदार तो एक दो होंगे, बट कंज्यूमर कितने होंगे? जो ग्राहक कितने होंगे? बहुत सारे ग्राहक होंगे, ये सुनो। इसीलिए सप्लायर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी, जो भी जीएसटी कलेक्ट करना होगा आप कलेक्ट करोगे रेसिपिएंट से, मतलब कस्टमर से कलेक्ट करके हमको जमा करोगे। रेसिपिएंट से कलेक्ट करके हमको जमा करोगे। वो जो कंसेप्ट हो गया उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जो बंदा सेल्स कर रहा है, अगर वो खुद जीएसटी जमा कर रहा है गवर्नमेंट से जाके, गवर्नमेंट के अकाउंट पे सप्लायर जाके खुद जमा कर रहा है, कलेक्ट किससे कर रहा है? रेसिपिएंट से कर रहा है, मतलब कस्टमर से कर रहा है। कस्टमर से कलेक्ट करके सप्लायर खुद जाके अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट पे जमा करके आता है, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब फॉरवर्ड मतलब इसका लॉजिक ये ऐसे समझ सकते हो, रेसिपिएंट फॉरवर्ड किया सप्लायर को, सप्लायर फॉरवर्ड करेगी जाके किसको? गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी। रेसिपिएंट किसको पैसा दिया? सप्लायर को। प्राइस दिया प्लस जीएसटी दिया, मतलब कॉस्ट प्लस जीएसटी देके आया। मान लीजिए 100 रुपया कॉस्ट है, जीएसटी 18 रुपया, 118 रुपया पे करके आ गया, 118 रुपया पर पे करके आ गया। ये तो फॉरवर्ड कर दिया सप्लायर के पास, सप्लायर जाके खुद फिर फॉरवर्ड करेगा किसको? गवर्नमेंट को देके आएगा। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब सप्लायर खुद पे नहीं कर रहा है जीएसटी, वो सॉरी रेसिपिएंट खुद पे नहीं कर रहा है जीएसटी, वो सप्लायर को दे रहा है। सप्लायर जाके जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करके आता है, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मतलब रेसिपिएंट ने फॉरवर्ड किया सप्लायर को जीएसटी पोर्शन,
सप्लायर ने जाके फॉरवर्ड कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी जीएसटी कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कलेक्ट लेवी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगा। फॉरवर्ड कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे समझ लीजिए, if supplier is the responsible to deposit the tax amount, deposit the GST amount, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, शॉर्टकट में बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। if recipient is paying only price, only here paying cost, is not paying 18 rupees, only paying only 100, नेट 100 पे कर रहा है। जीएसटी पोर्शन 18 रुपया रिसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा है, रिसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को कर रहा है। तो फॉरवर्ड तो यहाँ पे 100 रुपए कर दिया, बट आगे से फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, इसलिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे लॉजिक नहीं है, मैं बट समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में दे दिए, रिसिपिएंट यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं किया, यहाँ पे पीछे आके गवर्नमेंट को दे रहा है, पीछे से आके गवर्नमेंट को दे रहा है, रिवर्स आके गवर्नमेंट को दे रहा है। मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट को देने का राइट, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है। 95% केसेस में सप्लायर खुद पे करेगी, बट देयर इज सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स, जो आगे पढ़ेंगे, सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स, सर्टेन स्पेसिफाइड सर्विसेज जहां पे आरसीएम लगता है। आरसीएम क्यों लगता है, क्यों लगता है, क्यों लगता है, जब आरसीएम के चैप्टर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा क्यों आरसीएम लगाया। गवर्नमेंट तो एक्चुअली 95% इससे ले रहा है, क्या जरूरत पड़ी 5% इससे लेने की, क्या क्या ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना, क्या ऐसा परिस्थिति आई, तो रिसिपिएंट से जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करने की नौबत आई, रिसिपिएंट से कलेक्ट करने की नौबत आई। ये हम समझेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे, इसका रीजन भी समझेंगे, ये सर नो। बट ये मान लीजिए, अगर सप्लायर इज द पेइंग द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इफ द रिसिपिएंट इज द पेइंग चार्ज जीएसटी टू द गवर्नमेंट, उसको बोलेंगे क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि रिसिपिएंट जो प्राइस है, खुद सिर्फ प्राइस पे, सिर्फ कॉस्ट पे कर रहा है सप्लायर को। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 100 रुपीज, 100 रुपया पे कर रहा है, बट जीएसटी पोर्शन पीछे से आके रिवर्स आके, रिवर्स इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। इससे लेके मतलब खुद सप्लायर को देने वाला था, सप्लायर को ना देके रिवर्स वे में गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट को खुद जाके दे रहा है, उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो दो तरह का मैकेनिज्म हो गया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज लाने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, जो हम रिवर्स चार्ज चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका लॉजिक, रीजन सारा कुछ तोड़फाड़ चीरफाड़ मरड़ करके आपको समझाऊंगा। इसके लिए आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। यस यस। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ गए हम। ये हम पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। ये एग्जांपल भी हम देख चुके हैं, ये एग्जांपल भी देख चुके हैं। बट कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सीजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एसजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, बट लेटर डेस्टिनेशन टैक्स को 50% डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, डेस्टिनेशन टैक्स को लेटर 50% डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये सुनो, यस। अभी हम रीडिंग करते हैं फॉरवर्ड चार्ज। यहां पे क्या बोल रहा है, ये हो गया चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 हो गया चार्जिंग सेक्शन। क्या क्या बताएगी चार्जिंग सेक्शन, व्हाट टू टैक्स, व्हाट नॉट टू टैक्स, रेट क्या होगी एंड कौन देगी, कौन देगी, हु विल पे द जीएसटी, हु विल पे द जीएसटी। आइदर फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर देगी तो फॉरवर्ड चार्ज, रिसिपिएंट देगी तो रिवर्स चार्ज, सप्लायर देगी तो फॉरवर्ड चार्ज, रिसिपिएंट देगी तो रिवर्स चार्ज। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक ठीक है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यहाँ पे किसके बारे में बात करें, क्योंकि सिंस वी आर रीडिंग सेक्शन 9, सिंस वी आर रीडिंग सेक्शन 9, तो सिंस वी आर रीडिंग सीजीएसटी एक्ट, सो व्हाटएवर वी आर रीडिंग ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सीजीएसटी। ये चीज हम आईजीएसटी में पढ़ेंगे तो सेक्शन 5 हो गया, 5 होगा हमारा आईजी मतलब चार्जिंग सेक्शन, वहां पे भी सेम लिखा गया होगा, बट इंटर क्या जाएगा, इंटर लिखा गया होगा।
क्योंकि आईजीएसटी पढ़ रहे हैं, इंटर जीएसटी, आईजीएसटी तभी लगेगी जो इंटरस्टेट सप्लाई होगी, तो ये इंटर की जगह इंटर लिखी होगी, बाकी चीज सेम रहेगी, बाकी चीज सेम रहेगी, सिर्फ इंटर की जगह इंटर लिखी होगी। सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में, जो सेक्शन 5 हो गया चार्जिंग सेक्शन ऑफ द आईजीएसटी, जैसे सीजीएसटी में सेक्शन 9 हो गया, वैसे ही सेक्शन 5 हो गया आईजीएसटी एक्ट में, ठीक है। ऑल इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except alcoholic liquor for human consumption or and on denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacturing of alcoholic liquor for human consumption। मोटा मोटी alcoholic liquor human consumption जो जीएसटी डेफिनेशन में भी बाहर था एंड चार्जिंग सेक्शन में भी बाहर रख दिए। चार्जिंग सेक्शन क्या, मैंने क्या बताया था, चार्जिंग सेक्शन क्या बोलेगी, व्हाट टू टैक्स व्हाट नॉट टू टैक्स, क्या टैक्स करेगी क्या टैक्स नहीं करेगी, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोल दिया तो इसके ऊपर टैक्स लगेगी नहीं, तो कोई भी माई के बाप नहीं कि आगे इसके अल्कोहल के ऊपर जीएसटी लगा देगी। ये बोल रहा है कि ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, जो भी विद इन स्टेट में ऑल गुड्स ऑल सर्विसेज आर इंक्लूडेड except alcoholic liquor for human consumption and on denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacturing the alcoholic liquor for human consumption। मतलब मोटा मोटी alcoholic liquor for human consumption। तो फॉरवर्ड इधर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के और बोथ के ऊपर लगेगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर लगेगा नहीं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर लगेगा नहीं। तो इसका मीनिंग में लिख दिया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हैज बीन केप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द जीएसटी एज डिफाइंड अंडर द 366(12) है। जो 366 क्लॉज 12 ए में लिखा है जीएसटी डेफिनेशन से बाहर रखा गया था, चार्जिंग सेक्शन में उस बेसिस पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर रखा, दारू को बाहर रखा, ठीक है, लिकर को बाहर रखा। यहां पे क्या बोल रहा है, द टैक्स शैल बी लेविड on value determined under 15 of the CGST Act, on 15 of the CGST Act। जीएसटी में आप कोई कुछ चीज जब समझोगे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप कर रहे हो, मान लीजिए कोई चीज कर रहे हो, मान लीजिए मैं सप्लाई हो गया, रेट भी हो गया, सप्लाई मान लीजिए एसओजी सप्लाई ऑफ गुड्स, रेट 18%, बट ये 18% जो रेट होगी, 18% जो रेट होगी किसके ऊपर लगेगी, किसके ऊपर लगेगी, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी सप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यू कितना माना जाएगा, कितना के ऊपर जीएसटी लगेगी, कितना के ऊपर 18% लगेगा, वो बात कर रहे होंगे क्या सेक्शन 15 में हम बात करते हुए चलेंगे, सेक्शन 15 में वो बात करते हुए चलेंगे। कब देना है जीएसटी, तो लग गया, जीएसटी कब गवर्नमेंट को जाके देना है, गवर्नमेंट को देना है इसका मतलब नहीं है मेरे को 500 रुपए गवर्नमेंट को देना है 5 साल के बाद जाके दूंगा, 500 रुपए गवर्नमेंट को देना है जीएसटी मैं 5 साल बाद जाके दूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं चलेगी। आपको क्या करना होगा, एक टाइम बाउंड होगी, टाइम लिमिट होगी, इसके अंदर अंदर आपको जीएसटी पोर्शन गवर्नमेंट को जमा करना है, नहीं तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स होगी, इंटरेस्ट लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो कब जीएसटी जमा करना है वो बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई पे, यस और नो, कब देना है टाइम ऑफ सप्लाई, कितने पे देना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, कौन देगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर आरसीएम मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर देगा, आरसीएम में रेसिपिएंट देगा, ये सुन लो, ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते ताकि ये जो लाइन आपको समझ में आ गया, समझ में आ जाए। तो टैक्स शैल बी लेविड ऑन द वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इसको लगेगी वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो सेक्शन 15 में वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगी। ये कौन बता रहा है, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन और कुछ बताएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट बताएगा, चार्जिंग सेक्शन बताएगा रेट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, कौन जीएसटी पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में पे करेंगे या फिर रिवर्स चार्ज में पे करेंगे, कौन किसके ऊपर जीएसटी लगेगी नहीं, जैसे यहाँ पे लिकर के ऊपर जीएसटी लगेगी नहीं,
ये चार्जेस किसने बताया? सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डिटेल आउट द प्रोविजन ऑफ द रेस्पेक्ट वैल्यू सप्लाई, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। द रेट ऑफ टैक्स शैल नॉट एक्सीड, ये क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ टैक्स शैल नॉट एक्सीड 20% एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जो रेट ऑफ टैक्स होगी, जो रेट ऑफ टैक्स होगी वो 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना रेट होगी वो तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। देखो, रेट ऑफ टैक्स शैल नॉट एक्सीड, शैल मतलब कंपलसरी, मैं नहीं, शैल है, shall not exceed 20% as notified by the government on the recommendation of the council। काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट मैक्सिमम 20% ही जीएसटी रेट डिक्लेयर कर सकता है। shall not exceed 20%, मैक्सिमम 20%। 20% पर व्हाट? सीजीएसटी ओनली, एसजीएसटी में भी 20% होगी, मतलब बिल्कुल मिलाकर 40%। बट सिंस वी आर रीडिंग ओनली सीजीएसटी एक्ट, सिंस वी आर रीडिंग द सीजीएसटी एक्ट, तो हम जो भी बात करेंगे सीजीएसटी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे। सीजीएसटी एक्ट में मैक्सिमम 20% हो सकता है, मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है, मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है। जब हम आईजीएसटी एक्ट पढ़ रहे होंगे, फाइनल में आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे ये 40% लिखा होगा। द रेट ऑफ टैक्स शैल नॉट एक्सीड 20% की जगह 40% लिखा होगा, 20% की जगह 40% लिखा होगा। यस और नो? यस। GST shall be paid by the taxable person and shall be collected in the manner prescribed in the GST rule। GST कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन जीएसटी पे करेगा। कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। सिंस दिस इज द फॉरवर्ड चार्ज, टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? सप्लायर। सप्लायर पे करेगा। ये सुन, ये सुन, यस। इसके बाद क्या बोल रहा है? जीएसटी इज टू बी लेविड ऑन स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड। जो हम आर्टिकल नंबर 279A में पढ़े थे जीएसटी काउंसिल में, क्लॉज नंबर 5 में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये जो 5 चीज हो गया, इसके ऊपर जीएसटी तभी लगेगी जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। ये चीज हम पढ़े थे, ये चीज हम पढ़े थे। वही पॉइंट को सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग गुड्स शैल बी लेविड, फॉलोइंग गुड्स शैल बी लेविड with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the GST Council, by the recommendation of the GST Council। GST Council जब से रिकमेंड करेगी एंड गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तब जाके ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अब जीएसटी लगेगी। कौन कौन हो गया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड कॉमनली नोन एज पेट्रोल, मतलब क्या? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में यूज होता है, एरोप्लेन में यूज होता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में यूज होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। नेचुरल गैस जो गैस यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। गैस के बहुत सारा लेयर होता है, उस हिसाब से वो गैस डिसाइड किया जाता है कौन सा गैस है, एलपीजी हो या फिर अलग अलग तरह का टाइप गैस है। हम इतना समझेंगे नेचुरल गैस। क्या क्या हो गया? पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड पेट्रोलियम जो देखोगे जो बाहर से मंगाते हैं, क्रूड ही मंगाते हैं, क्रूड ऑयल। यहाँ पे क्या है? पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पीड है जो कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, एंड क्या है? एंड हमारा एविएशन टरबाइन फ्यूल है। ये 5 चीज तब टैक्सेबल होगी, तब जीएसटी टैक्सेबल होगी, जीएसटी लगेगी जब से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये सुन लो, ठीक है? क्या समझ में आ गया? फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तो हम पढ़ लिए फॉरवर्ड चार्ज, ये तो हम पढ़ लिए फॉरवर्ड चार्ज। फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा? जीएसटी कौन जमा करेगा गवर्नमेंट को जाके? रिसिपिएंट। Recipient himself will pay GST to government। Recipient himself will pay the GST to the government। ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे करेगी, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट पे करेगी। सर रिवर्स चार्ज पे करने की क्या जरूरत पड़ा? अभी समझेंगे नहीं, रिसिपिएंट एशियन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी सिर्फ रीडिंग देकर रखेंगे। ये सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(4) को सिर्फ रीडिंग देकर सब रखूंगा इस लेक्चर में। जब हम आज से भी चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा आप लोगों को
एंड चीर फाड़ बोल के आपको समझाऊंगा, एकदम फर्स्ट बटन करेंगे चैप्टर की। ये मतलब 99% सप्लाई पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, सिर्फ 1% पे जहां पे गवर्नमेंट की मजबूरी थी एफसीएम लगाने की, ताकि नहीं लगाता तो जीएसटी अमाउंट कलेक्ट ना होता, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को लॉस होती। तो कुछ कुछ सिम्टम थे जिसके कारण गवर्नमेंट मजबूर होके एफसीएम लगाया एंड रिसिपिएंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। रिसिपिएंट को हमेशा सप्लायर को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप कस्टमर से कलेक्ट कर, रिसिपिएंट से कलेक्ट करके मेरे को दोगे, बट रिसिपिएंट को दिस टाइम एफसीएम में कलेक्ट मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, आप जो सप्लायर को पे कर रहे हो जीएसटी मत पे करना, जीएसटी आप खुद जमा करना आके मेरे को, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एम्पावर्स द गवर्नमेंट। सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी एक्ट पढ़ोगे तो स्टेट गवर्नमेंट, आईजीएसटी एक्ट पढ़ोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू नोटिफाई notification on the recommendation of the GST Council, on the recommendation of the GST Council। क्या? Empowers the government to notify on the recommendation of the GST Council specified category of goods or services or both। मैंने जैसे आपको बताया 99% गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है, बट फ्यू ट्रांजैक्शंस, फ्यू गुड्स, मैक्सिमम 20 या फिर 15 सर्विसेज, 20 गुड्स 15 सर्विसेज, इतना ही है। उसी केस में स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और स्पेसिफाइड कैटेगरी सर्विस, जो गुड्स स्पेसिफाई किया गया है, जो गुड्स स्पेसिफाई, जो सर्विसेज स्पेसिफाई किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, कौन स्पेसिफाई करेगा? गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा बाय द नोटिफिकेशन, बाय द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन निकाला है 6/2017 फॉर गुड्स, 13/2017 फॉर सर्विसेज, 13/2017 फॉर सर्विसेज। नोटिफाई एक्चुअली क्या है, कौन सी गुड्स एंड कौन सी सर्विस के ऊपर आरसीए में जीएसटी पे करने की जरूरत पड़ेगी, आरसीए में जीएसटी पे करने की जरूरत होगा, ये चीज नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने। ठीक है। क्या बोला? एम्पावर द गवर्नमेंट नोटिफाई द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल द स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन व्हिच टैक्स शैल बी पेड टू गवर्नमेंट बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, बाय द रिसिपिएंट टू द रिवर्स चार्ज बेसिस। रेफर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चार्टर फॉर डिटेल्स। रेफर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चार्टर फॉर डिटेल्स। जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना समझ लीजिए, 99% गुड्स एंड सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और एंड स्पेसिफाइड सर्विस है जहां पे आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है। यहाँ पे आरसीएम एंड परचेज फ्रॉम ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी आरसीएम है। कोई चीज आप ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है मैंने आपको बताया था, रजिस्टर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड or liable to be registered. Registered person means the person who is registered or liable to be registered, that is called registered person। मतलब जो बंदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है उसको बोलेंगे हम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम ऑन परचेज फ्रॉम ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन परचेज कर रहा है फ्रॉम ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, फ्रॉम परचेज ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई नहीं कर रहे हैं ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लिया जा रहा है। मतलब यहां पे क्या हो गया, मतलब सप्लायर रजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट्स ऑन, सॉरी उल्टा हो गया, सप्लायर ऑन रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड। यहां पे क्या बोल रहा है, आरसीएम क्या बोल रहा है, आरसीएम ऑन परचेज फ्रॉम ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 provides that when a registered person purchase goods or
सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, जो सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, तब क्या माना जाएगा, तब क्या माना जाएगा, तब द टैक्स हैज टू बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो परचेज कर रहा है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। जैसे मान लीजिए, अभी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे करण बारिक, ठीक है, सप्लायर ऑन रजिस्टर्ड सप्लायर, मैं ऑन रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, ऑन रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, ठीक है। मान लीजिए मैं जीएसटी कंसल्टेंट सर्विस दे रहा हूं एक्स वाई जेड लिमिटेड को, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूं मैं, कंसल्टेंसी सर्विस किसको दे रहा हूं, एक्स वाई जेड लिमिटेड को, ऑन रजिस्टर्ड में हूं मैं, जो सप्लायर है यहाँ पे ऑन रजिस्टर्ड, यहाँ पे मार्क करिए सप्लायर कानन बारिक है, सप्लायर है ऑन रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड एंड सप्लायर है ऑन रजिस्टर्ड, तब क्या होगी, तब क्या होगी, तब इसको क्या माना जाएगा, तब इसको जो रिसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, रिसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, सिंस रिसिपिएंट इज द रजिस्टर्ड एंड जो बंदा सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। हर चीज में नहीं होता है, कुछ स्पेसिफाइड है, एक ही स्पेसिफाइड है बिल्डर, बिल्डर के ऊपर सेक्शन लगता है, बिल्डर के ऊपर जब सेक्शन राशिम साहब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे, बिल्डर के ऊपर चैप्टर लगता है, सेक्शन लगता है, बिल्डर के ऊपर ये सेक्शन लगता है, ठीक है, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हम, फॉरवर्ड चार्ज पढ़ लिया, किसको फॉरवर्ड चार्ज लगता है, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई गुड्स एक्सेप्ट फॉर लिकर, एंड आपको सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू डिसाइड करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर जो भी रेट होगी वो रेट लगा के हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड क्या होगी, जीएसटी सैलरी कलेक्ट, ये ठीक है, ये हो गया। एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लिए तब वो तभी जीएसटी लगेगी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। आरसीएम लगेगी सम स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, जहां पे आरसीएम में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, एंड इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, registered person purchasing goods from unregistered person, then that registered person who is the purchaser, he will pay the GST on the basis of reverse charge mechanism, ठीक है। ये हम 9(4) पढ़ लिए, ये हम 9(4) पढ़ लिए। ये जो चीज है ये 9(5) ये कुछ अलग ही बात करता है, ये कुछ अलग ही बात करता है, ये कुछ अलग ही बात करता है, क्या बात करता है, इसको आज के लेक्चर पढ़े या फिर नेक्स्ट लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड करें, मैं सोच रहा हूँ इसको अभी ये लेक्चर यहीं से खत्म कर देते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप लेक्चर शुरू करेंगे, छोटा सा आधा घंटा का लेक्चर रहेगा इसका, मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ये सुनो क्या बोल रहे पब्लिक, बताओ, यही कर दे, क्योंकि ये ऑल टुगेदर नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है, एक फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे, ये थोड़ा सा एग्जाम में आता है, ठीक है, फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आप पढ़ रहे होंगे एंड मजा भी कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा तो आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि ये लेक्चर की फायदा उनको भी मिल सके। आप शेयर करोगे तो शेयर इज द केयरिंग, शेयर करोगे तो उनको भी फायदा मिल सके, एंड मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर लेके आऊंगा, सीरीज लेके आऊंगा, एंड रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा, उनको भी फायदा होगी, एंड एमसीक्यू भी सीरीज लेके आऊंगा, सारा कुछ आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द जीएसटी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ।